साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप सभी यूपीएसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो 2021 में होने वाली है। उसके लिए मैं श्रृंखला लेकर आया हूं जो कि परीक्षा आयोजित हुई थी 2017 में दारोगा भर्ती की, जिसमें 16, 12, 17 को द्वितीय पाली में जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, पहला प्रश्न है, आप लगाइए इसको, फिर मैं बताता हूं इसका उत्तर। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी ऑप्शन। देखिएगा, होता क्या है कि अगर नीर अर्थात पानी के साथ ज लग कर आए, ज प्रत्यय लग कर आए, तो समझ लीजिए ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला अर्थात कमल के पर्यायवाची। अगर द लग कर आए तो द का अर्थ होता है देने वाला अर्थात पानी, और देने वाला अर्थात द लग जाता है तो वो बन जाते हैं बादल के। बादल हमको क्या करता है? जल देता है। इसी तरीके से धी लग कर आए, धी, जल धी, नीर ने धी, ठीक है। हाँ, तो ये किसके हो जाते हैं? समुद्र के हो जाते हैं, धारण करने वाला। ठीक है, चलिए पहले का डी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए आप। हाँ जी, आपका उत्तर है महादेवी वर्मा। इनको 1982 में इनकी कृति यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जाति, विधि, राशि या शशि? बताइए आप। हाँ जी, देखिए, जाति स्त्रीलिंग है, विधि स्त्रीलिंग है, राशि भी स्त्रीलिंग है, लेकिन शशि स्त्रीलिंग नहीं होता ये पुल्लिंग होता है क्योंकि ये शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। देखिए, जाति थी, जाति बनी, ठीक है, विधि चलाई, राशि देखी, उसी तरीके शशि देखा होता है, ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्न के में से उचित मुहावरा कौन सा है? हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना, भागी बिल्ली बनना, ये भीगी बिल्ली होगा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अब बताइए आपका ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, चौथे का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, हाथों के तोते उड़ना। चलिए अगले प्रश्न पर। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, बताइए। मैंने मेरे को सुधार लिया है, ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है या वचन संबंधी अशुद्धि है? आप बताइए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। बहुत से लोग इसमें कारक की अशुद्धि देख रहे होंगे। कारक की अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर अशुद्धि है सर्वनाम की। यहाँ पर सर्वनाम आना चाहिए निजवाचक, लेकिन हमने प्रयोग कर दिया है पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष। यहाँ क्या होना चाहिए था? मैंने अपने को सुधार लिया है, तो अपना होना चाहिए था। तो यहाँ पर किससे संबंधित अशुद्धि है? सर्वनाम को, अर्थात उचित सर्वनाम का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। चलिए, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरा क्या होता है ये मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ। बताइए, वाक्यांश होते हैं, पूर्ण इकाई होते हैं, अर्थ विशेष होते हैं या परंपरागत कथन होते हैं? लगाया आपने? हाँ जी, ये वाक्यांश होते हैं अर्थात पूर्ण वाक्य नहीं होते। इनका प्रयोग मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के मध्य में होता है, और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होते हैं जो कि एक परंपरागत कथन होते हैं। ठीक है, ये लोकोक्ति पूर्ण वाक्य हैं और जो मुहावरे होते हैं ये केवल वाक्यांश होते हैं, अर्थात वाक्य में वाक्य के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे अंधे की लाठी होना,
ठीक है, जैसे रमेश अपने माता पिता के अंधे की लाठी है। तो बात क्लियर हो गई। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला। प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, एक तो दोष था दूसरा और लग गया, मुसीबत में और मुसीबत आना, और गरीबी में और मुसीबत आना। हाँ जी, लगाइए आप। हाँ जी, लगा लिया आपने। इसका सी ऑप्शन होगा, मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, गरीबी में मुसीबत आना नहीं होता, मुसीबत में और मुसीबत आना। एक तो कंगाली, ऊपर से भी आटा क्या हो गया, गीला हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार या भाषा विचार? हाँ जी, लगा लिया आपने। शब्दों के भेद, देखिए शब्दों के भेद दे रखा है तो शब्दों के प्रकार हम शब्द विचार में ही तो पढ़ेंगे, वाक्य विचार में तो वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा विचार कुछ नहीं होता, वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपसे कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, आपके लगाने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, करुणा भी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है और पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अगर ये पढ़ाई की जगह ये दिया होता, पढ़ाई ये दिया होता, तो ये संज्ञा हो जा, वो क्रिया हो जाती, लेकिन ये पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, पढ़ाई, पढ़ाया, मैंने उसे किताब पढ़ाई, तो ये पढ़ाई अगर आता है तो ये क्रिया है, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हाँ जी, बताइए आप। चांदनी का बिजली, ज्योत्सना, चमक या रोशनी? हाँ जी, इसका 10वें का ए ऑप्शन सही है, बिजली नहीं है। ठीक है, चलिए 11वां। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से सही शब्द को पहचानिए। अब पहचानिए, आप खुद पढ़िए, खुद पहचानिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए मैं पढ़ ही लेता हूँ एक बार आपके लिए। पहला है त्योहार, दूसरा है त्योहर, तीसरा है त्योहार और चौथा है त्योहार। तो चौथा तो बिल्कुल ही नहीं है और बी भी नहीं है। अब ये दोनों बचे। अब बहुत से लोग त्योहार लिखते हैं तो वो त्योहार अशुद्ध होता है, त्योहार होता है, सी होता है। ठीक है, त्योहार नहीं होता। चलिए 11वें का सी। अब प्रश्न संख्या 12 के लिए हमको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बता ही चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ कि पहले गद्यांश को एक बार मन से पढ़ लीजिए, इसके बाद उत्तर आप खुद निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उसमें यह आभास नहीं होना चाहिए कि एक भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सर्वमान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिसने अतीत में समय समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली है, एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है, परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती है, क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन हैं। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं। चलिए इसकी यदि बात करी जाए तो 12वां जो प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए, राष्ट्रभाषा की तलाश, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, तीसरा है राष्ट्रभाषा हिंदी और चौथा है हिंदी का महत्व। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 12वें का बी होगा, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं।
भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? राजनीतिक चातुर्य, सांप्रदायिक सद्भावना, प्रशासनिक दक्षता, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। ठीक है, तो इसमें विवेक, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता है, तो 13वें का डी हो जाएगा। आप ऊपर जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? अब मूल तथ्य देखते हैं इसका क्या हो सकता है। राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीयता एकता संभव नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता क्षेत्रीय स्वार्थों पर विजय प्राप्त कर लेना है। भाषा का विवाद एक गंभीर समस्या है और भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अब इसका अगर आपको उत्तर लगाना है तो आप देखिए ऊपर, में संदेह और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, दोनों राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन है। तो इसका मेरे हिसाब से तो इसका सी ऑप्शन हो रहा है, 14वें का सी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, ये वैसे तो अलंकार का भेद पूछा है, ये अलंकार का नहीं, ये उपमा अलंकार का अंग नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, अलंकार नहीं, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था उपमा अलंकार का कौन सा अंग नहीं है, उपमा का अंग नहीं है। तो आप इसी प्रश्न को ऐसे लिखिए, उपमा का अंग कौन सा नहीं है? पहला है ऑप्शन साधारण धर्म, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है लक्षण। ठीक है, चलिए लगाइए। हाँ जी, देखिए उपमा के 4 अंग होते हैं, साधारण धर्म, उपमान, वाचक तथा उपमेय। लक्षण नहीं होता। लक्षणा एक कहा जाए तो शक्ति होती है, ये अलंकार का अंग नहीं होती, या कहा जाए उपमा का अंग नहीं होती, ये पूरे अलंकार का अंग नहीं होती। ठीक है, चलिए 16वां, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात है वे पाए बौरात। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? इसको तो बच्चे बता देते हैं। ठीक है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, मैं इस पर समय खराब नहीं करूँगा आपका। ठीक है, रजिस्टर्ड उदाहरण है इसका। ठीक है, यहाँ की कहने का तात्पर्य है कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाके तो आदमी बौराता है, लेकिन सोने को तो पाते ही बौरा जाता है। चलिए 17वां, यह कहानी रोचक है, यह कौन सा विशेषण है? हाँ जी, चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन है संकेतवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण तथा गुणवाचक विशेषण। लगाइए आप, यह कहानी रोचक है। अब यह के बारे में पूछ रहा है तो आप यह के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो तो है सार्वनामिक। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, लेकिन अगर सार्वनामिक नाम खुलकर आया है तो पहले हम इसी को मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ सार्वनामिक ऑप्शन नहीं होता तो हम संकेतवाचक लगाते। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य या बहुत लंबी रस्सी। अब देखिए, बहुत से छात्रों का दिमाग घूम गया होगा। क्यों घूम गया होगा? क्योंकि ऐतिहासिक भी गुणवाचक है, प्रभावशाली भी गुणवाचक है, पाश्चात्य भी गुणवाचक है, और लंबा जो दिया है लंबा, ये भी गुणवाचक होता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें यह देखना है कि इस लंबी से पहले बहुत दिया हुआ है, तो यहाँ बहुत के आधार पर हम अगर प्रश्न का उत्तर लगाएंगे तो डी हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत है वो प्रविशेषण है, बल्कि गुणवाचक विशेषण है ही नहीं। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? बहुएं, बहुजन, बहुएं और बहुएं, बताइए। हाँ जी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहु का बहुएं होता है, और अगर बड़े ऊ की मात्रा होती है उसे छोटे ऊ की मात्रा कर देते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए 20वां प्रश्न है, बड़ा हो गया। 20वां प्रश्न, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? भवभूति, कबीरदास, बाणभट्ट या विद्यापति? लगाइए आप। हाँ जी, बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ये जो रचना है ये बाणभट्ट जी की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वें प्रश्न पे, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है?
ठीक है, विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे तो साकार का निराकार होता है। साकार अर्थात जिसका कोई आकार हो, निराकार अर्थात जिसका कोई आकार ना हो। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? आप बताइए। ऑप्शन है व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि। हाँ जी, लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं का व्यवस्थित रूप लिपि कहलाता है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? अर्थात इनमें से नाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको उत्तर देना है। चलिए 23वें प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। नौका, डोंगी, तरुणी या तरी, बताइए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए नौका भी है, डोंगी भी है और तरी भी है, तरुणी नहीं है। अगर तरुणी की जगह तरणी होता, तरणी, तो हो जाता नाव का पर्यायवाची, लेकिन तरुणी नहीं है। ठीक है, तो 23 में का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है आपसे कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ से दिए हुए उचित विकल्प का चयन प्रस्तुत करिए। अब कुछ तो संक्षिप्त लिखने होते हैं, संक्षेप में लिखने होते हैं। अब जब संक्षेप की बात आ गई तो इसका विलोम लिखना पड़ेगा हमको। तो 24 में का, या कहा जाए संक्षेप की बात हो गई, तो अब किससे लिखने हैं हमें? कुछ विस्तार से। ठीक है, विस्तृत से नहीं होगा, विस्तार से लिखने होंगे। तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? विस्तार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा, ब्रज भाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? आप अपने ऑप्शन लगाइए। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राज्य भाषा, ब्रज भाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? हाँ जी, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अगर ऑप्शन में यही राज्य भाषा दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, राज्य भाषा नहीं होगा। फिर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी बन नहीं पाई, बच कौन सी गई? ब्रज भाषा है नहीं, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी हो जाएगा, संपर्क भाषा। लेकिन अगर राज्य की जगह राज दिया होगा ऑप्शन में, देखिए ये प्रश्न पत्र किताब में छपकर आया है, हो सकता है गड़बड़ हो। अगर हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, अगर यहाँ ऑप्शन होता राजभाषा, तो हमारा वही ऑप्शन सही होता, राजभाषा। क्योंकि हिंदी की आधिकारिक राजभाषा, वो भारत की आधिकारिक राजभाषा हिंदी है, राज्य भाषा नहीं है। राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा, और राज्य की भाषा होती है एक विशेष राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य भाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए, और भारत कोई राज्य नहीं है। चलिए, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हम जिनसे कुछ रखते हैं, रखते क्या हैं? अब रखेंगे तो भाई उम्मीद भी रखेंगे, अपेक्षा भी रखेंगे, चिंता सहायता नहीं रखेंगे। ठीक है, वह हमारी रिक्त स्थान करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन है आपके उम्मीद, मदद, मैंने 2 काटी दिए। चलिए, सी ऑप्शन है अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, चलिए आपने इसका उत्तर लगा ही लिया होगा, इसका सी ऑप्शन है। हम जिनसे कुछ रखते हैं, कुछ रखते अपेक्षा हैं, वह हमारी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो 26 में का आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। यानी कि रिक्त स्थान और रिक्त स्थान दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ देखिए, संधि और समास, क्रिया और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्या होते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान ना करे, वे शब्दांश कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब ये अपना अर्थ प्रदान करने लगते हैं। चलिए, संधि और समास तो कोई शब्द ही नहीं होते, क्रिया शब्द होता है लेकिन समास शब्द नहीं होता, और संज्ञा और विशेषण शब्द होते हैं, ना कि शब्दांश। ठीक है, चलिए 28वें प्रश्न की तरफ।
28वां प्रश्न कह रहा है कि जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? हाँ जी, देखिए, यमक, श्लेष, शब्द श्लेष या अर्थ श्लेष। हाँ जी, देखिए, जहां शब्द कई बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक होता है, तो यहाँ तो है नहीं। अब ये दोनों भी काट दो, यहाँ केवल श्लेष अलंकार है। कैसे? देखिए, जहां कोई शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, वहां क्या होता है? आपका श्लेष होता है। जैसे पानी गए ना उब रहे, मोती मानुष चूर। ठीक है, चलिए 29वां क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया है रिक्त स्थान। अब क्या बरपाया है वो ऊपर देखना पड़ेगा हमको। हाँ जी, क्रोध बरपाया है, कहर बरपाया है, रूप बरपाया है या तहलका। तो 29वें का आपका जो सही होगा वो कहर है। ज्वालामुखी ने कहर बरसाया है। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जिस क्रिया के वर्तमान में किए जाने में संदेह प्रकट होता है वो क्रिया का कौन सा काल कहलाता है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्यत या अपूर्ण वर्तमान। हाँ जी, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक है, तो 30 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 31वां प्रश्न, ये बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा। ठीक है, क्यों गलत हुआ वो मैं बताऊंगा। बहुत से लोग हिंदी ही लगा कर आए होंगे। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हाँ जी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत व मैथिली। चलिए देखते हैं। बहुत सौ ने हिंदी लगाया होगा, लेकिन हिंदी की बोली है मैथिली और मैथिली को राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया है, इसलिए ये 22 राजभाषाओं में सम्मिलित है। और जितनी भाषाएं हमारे यहाँ शामिल हैं राजभाषा के रूप में, उन सभी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 31वें प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नागार्जुन जो हैं वो हिंदी साहित्य के साथ साथ मैथिली साहित्य के भी बहुत महान कवि रह चुके हैं। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। ठीक है, चलिए, एक, एकांकिन, एकांकी और एकांकिनी। हाँ जी, हाँ जी, इसका शब्द हो जाएगा एकांकी। चलिए आगे देखते हैं 33वां। देखिए, समाज विग्रह दिया है, वही हमें देखना है कि देशभक्ति का समाज विग्रह रिक्त स्थान और समाज विग्रह का भेद है। अब देशभक्ति का समाज विग्रह क्या होगा? देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष, देश से भक्ति करण तत्पुरुष, देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष या देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। हाँ जी, 33वें का जो सही ऑप्शन है वो है डी। भक्ति जो है वो किसके लिए है? देश के लिए है। और के लिए है तो ये संप्रदान कारक है। और तत्पुरुष में होता क्या है कि जिस समास में पूर्व पद के साथ लगी कारक विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। और अगर संबंध कारक तत्पुरुष की विभक्ति का लोप होगा तो वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो 33वें का डी ऑप्शन है। चलिए 34वां प्रश्न, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? हाँ जी, मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है ये। चलिए, और ये राजस्थान की एक राजा की कहानी है और उनकी पत्नी की कहानी है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है ब्रिज। हाँ जी, ये कई बार प्रश्न आ चुका है और कई बार कई लोगों ने गलत किया है। असल में पद्मावत अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी लखनऊ के पास के ही रहने वाले थे। ठीक है, और उनको अवधी भाषा अच्छी तरीके से आती थी और उन्होंने अवधी में ही इस महाकाव्य को लिखा है। चलिए 35वें प्रश्न पर आते हैं कि पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति शब्द का हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है।
तो पहला ऑप्शन है पंक्तियाँ, पंक्तियाँ, पंक्तियों और पंक्तियाँ। करिए, आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, देखते हैं। पहला ऑप्शन हटा दीजिए, आ नहीं होता, यहाँ होता है। अब यहाँ में भी अगर बात करी जाए, पंक्तियों नहीं होगा। अगर यही वचन बदलने को दिया जाता त्रियक बहुवचन क्या है, तो पंक्ति का त्रियक बहुवचन पंक्तियों होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है साधारण बताना है, या ऐसे समझिए कि पंक्ति के साथ कोई कारक विभक्ति नहीं लगी है। अगर कारक विभक्ति लगी होती तो सी ऑप्शन हो जाता, लेकिन कारक विभक्ति नहीं है तो पंक्ति का होगा पंक्तियां, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 36वां। जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नाक में नकेल डालना, नाकों चने चबाना, गले का ढोल और गले पड़ना। हाँ जी, हाँ जी, इस 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, गले पड़ना। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तुम, वह और हम बाजार जाएंगे, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, हम, तुम और वह बाजार जाएंगे, वह, हम और तुम बाजार जाएंगे। लगाइए आप। लगा लिया? चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, आप याद रखिएगा कि जब वाक्य में सर्वनाम एक साथ में तीनों आए पुरुषवाचक, तो इनका जो क्रम होता है वो हिंदी में 231 होता है। 231 की अगर बात करी जाए, और ये मैं नहीं, ये कामता प्रसाद गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने ही इसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। और वासुदेव नंदन जी की, प्रसाद जी की किताब में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, सही बात बोल रहा हूँ, देखिएगा। क्योंकि ये जिस किताब से मैंने इस प्रश्न पत्र को उठाया है वहाँ इसका उत्तर गलत लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। दूसरा, अर्थात हम बात करें सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर तीसरा अन्य पुरुष और फिर उत्तम पुरुष आता है। तो बात करी जाए मध्यम पुरुष कौन सा होता है, तू या तुम, तो देखो तुम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका अन्य पुरुष, अन्य पुरुष है वह, फिर उसके बाद आता है उत्तम पुरुष अर्थात मैं का बहुवचन हम। ठीक है, तो तुम, वह और हम बाजार जाएंगे, तो इसका 37वें का ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए 38वां। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, लुप्तोपमा, अन्योक्ति या पूर्णोपमा? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, व्यतिरेक नहीं है, अन्योक्ति भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ उपमा अलंकार है। अब उपमा में भी पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा है वो हम जानते हैं। पूर्णोपमा मतलब जहाँ उपमा के चार अंग उपस्थित हो वहाँ पूर्णोपमा होगी, और जहाँ एक भी अंग अनुपस्थित हो गया वहाँ लुप्तोपमा होगी। अगर बात करी जाए इसके चार अंग, में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। चलिए बात करते हैं उपमेय। ठीक है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पर जो तुलना हो रही है वो शिशु वृंद की हो रही है। शिशु वृंद अर्थात शिशुओं का समूह। ठीक है, अब किससे तुलना हो रही है? अरविंद अर्थात कमल से तुलना हो रही है। ठीक है, वाचक क्या होता है? जिससे तुलना प्रकट होती है, सासी से। ठीक है, और साधारण धर्म होता है कि जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाती है। ठीक है, हम अगर किसी से तुलना करेंगे तो कोई ना कोई गुण तो होगा उसमें, तभी तो हम उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो अरविंद कैसा होता है? कोमल होता है। वैसे ही बालक भी कैसे थे? कोमल थे। अब यहाँ देखिए किस चीज की कमी दिखाई दे रही है, यहाँ वाचक शब्द की कमी है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। अब बताने वाले बहुत से सो रहे भी बता सकते हैं। अब अरविंद से तुलना हो रही है, तो अरविंद क्या सोता है? नहीं सोता। ठीक है, तो यहाँ अगर दिया होता अरविंद से शिशु वृंद, कोमल शिशु वृंद सो रहे हैं, कोमल अगर दिया होता तो यहाँ पर पूर्णोपमा हो जाती। यहाँ पर कौन सी है? लुप्तोपमा है। चलिए 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इस वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध कोई एक विकल्प में से है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा रखती हूँ, और मैं आपके श्रद्धा रखती हूँ। हाँ जी, देखिए
मुझे लग रहा है इन सभी वाक्यों को देखा जाए तो सभी के सभी अशुद्ध हैं। अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं, ठीक है, तो यहाँ अगर मान के चलो डी ले लो चाहे बी ले लो, यहाँ पर अगर मैं होता, मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, तो ऑप्शन सही हो सकता था, अन्यथा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, अगर ये होता तो ये डी ऑप्शन सही हो जाता, अन्यथा कोई सा भी नहीं है। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा। नित्य का मतलब हमेशा, हमेशा एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है। देखो जनता, जनता शब्द नहीं है पूछा है, माफ कीजिएगा नहीं पूछ रहा है। तो देखो जनता आई सदैव एक वचन, आकाश दिखा सदैव एक वचन, पानी बहा सदैव एक वचन। अब बच कौन सा गया, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। तो आपका 40 में का जो सही उत्तर है वो है सी। आशा करता हूँ ये 40 प्रश्न आपने अच्छी तरीके से किए होंगे। आपके कितने उत्तर सही हुए वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और अपने दोस्तों तक मेरे इन वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।